जिंदगी हमेशा खेलती उनके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेरा कहना है, जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है। बहुत विकल्प हैं बिखरने के लिए, लेकिन एक दर्द संकल्प बहुत है संवरने के लिए, निखरने के लिए, जिंदगी को मायना देने के लिए। बच्चों, आप तैयार हैं? तो आप सबका स्वागत है कैसे शो में, जिसको शो नहीं बोलेंगे, एक शो नहीं, वो बदलाव का इमोशन है। हाउस द जोश? प्लीज गिव अ वार्म वेलकम विद स्टैंडिंग ओवेशन, with a huge round of applause. Please welcome Dr. Hemendra Patidar. ताली बजती रहे जब तक वो सामने आपके आगे खड़े न हो जाएं। डॉक्टर हेमेंद्र पाटीदार, प्लीज वेलकम। अरे लगा गले लग यार, जादू शक्ति हो जाए। प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका शो में स्वागत है थैंक यू सर। और पूरा विश्वास है कि आपके सक्सेस स्टोरी, जिसके लिए बच्चे लालायित हैं, हमारे जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो लालायित हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी को सुनने के बाद इन बच्चों के अंदर भी अपने सपने को पूरा करने का जुनून जग जाएगा। इन सब में डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर होगी। बताइए आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं एम्स में डॉक्टर हूँ और हाई स्टडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन आज बच्चे आपके लिए बहुत लालायित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। आपकी जर्नी करते आप यहाँ तक जो ऐसे एक मिसाल कायम करी है, तो बहुत उत्सुक हैं आपकी जर्नी में अपने को देखना चाहते हैं। तो बताइए कैसी जर्नी रही आपकी? सर मैं अर्ली लाइफ की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में ही की है, गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी मीडियम में। और स्कूल से आने के बाद मेरा ये नॉर्मली काम होता था, जो घर पे जो काम काजों में हाथ बढ़ाना, जैसे कि भैंस को पानी पिला दिया, गोबर साफ कर दिया, बर्तन मांज दिए और कपड़े वगैरह वो धो दिए। और साथ साथ में मैं ये करने के बाद खेलने भी जाता था। ये उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये सब इसलिए करता था क्योंकि घर वालों को हेल्प हो पाए। मेरे पापा एक आयुर्वेदिक कंपाउंडर है और मम्मी वो नरेगा में वगैरह वैसे भी काम करती थी और खेतों में भी काम करती थी, तो उनकी हेल्थ के लिए सब ज़रूरी था ये सब चीज़ें। और गांव में अक्सर क्या लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम क्या करते थे कि जैसे कि पूरे गांव में ये सिस्टम चलता था कि बोतल होती है, उसके अंदर वो ढक्कन को छेद करके उसके जूते की लेस वगैरह डाल के केरोसिन वगैरह भर के और उसमें वो चिमनी बना के उसमें पढ़ाई किया करते थे। जब लाइट होती तो पढ़ लेते थे, अक्सर लाइट नहीं हुआ करती थी तो हम ऐसे पढ़ाई करते थे। एक दिए के अंदर 2-3 जने पढ़ रहे हैं, 2-3 भाई बहन साथ में पढ़ रहे हैं, वैसे किया करते थे। साइंटिफिक टच से आपने, आविष्कारिक रूप से आपने वो लालटेन डेवलप करके पढ़ाई करी। सर वो गांव की देन है, वो सब वहीं से सीखा है। और 8वीं के बाद के सर हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, तो हम 9वीं 10वीं के लिए दूसरे गांव में जाते थे, जो लगभग हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर था। तो बहुत बार तो वहाँ गाड़ियाँ मिलती थी, बहुत बार नहीं मिलती थी। जब वहाँ पे नहीं मिलती तो हम वो खेतों से होते हुए, घाटी से पार करते हुए वैसे जाया करते थे। और कभी गाड़ी मिलती थी तो सिंगल गाड़ी जाती थी हमारे गांव से, तो क्या उसमें पीछे बस में लटक के या ऊपर बैठ के वैसे जाया करते थे। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए तो कभी कभी, मेरे तो दोनों पैर हैं, मेरे भैया हैं ना जो मेरे से बड़े हैं, वो दोनों पैर से विकलांग है। तो उनको जो उनके ज़माने में वो जब जाते थे स्कूल, जो दूसरे गांव में जाना पड़ता, तो मेरी मम्मी वो उनको कंधे में बिठा के जब स्कूल का टाइम होता था सुबह, तब छोड़ने जाती थी, और जब वापस आती, मतलब स्कूल का टाइम होता था, वापस लेने जाती थी। इन बिटवीन उसके बीच में वो अपना खेतों का काम भी कर लेती थी और उस तरह से मैनेज करती थी। मतलब ये चीज आपने देखी है, जब आप छोटे थे, बड़े भाई को मम्मी ऐसे ले जाती थी? हाँ तो सर। आपको वहां से मिलता तो था ये जो चीज़ थी वो कहीं अपने आप को ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये इतना दूर जाना पड़ रहा है, चल के जाना पड़ रहा है। 10वीं के बाद जब टाइम आया कि आगे कौन सी सब्जेक्ट ली जाए, तब ऐसा है कि पापा ने बोला कि तेरे को डॉक्टर बनना है आगे, तो बायो लेनी है तो चलो बायो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इंटरेस्ट नो डाउट मैथ में था, पर डॉक्टर बनने के लिए बायो लेनी थी, तो मैंने बायो ली। आसपास से पूछा, गाइडेंस ली, तो कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि उदयपुर चले जाओ आप। उदयपुर में एक अच्छी स्कूल है, वहाँ जाके आपको वहाँ से आपकी बैक्स पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो मैं चला गया उदयपुर जैसे गया तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, तो मेरे को तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था 10वीं तक, तो वो मेरे लिए
एक वैसा था कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करूँ या ना करूँ, पर डॉक्टर बनना है तो करना ही पड़ेगा, यही तब पता था, ये मिस गाइड हुआ था तब। तो इंग्लिश मीडियम ले ली मैंने। जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं तीनों किताब खरीद के लाया, मेरे को फिजिक्स पढ़ने भी नहीं आ रहा था। फिजिक्स में पीछे सी और एस है, तो मैं कैसे पढ़ूँ, फिजिक्स पढ़ूँ या फिजिक्स पढ़ूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा था। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री पढ़ता था, इतनी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि पढ़ने एक्चुअली नहीं आती थी वो चीज़ मेरे को, इंग्लिश में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। जब मेरा पहला टेस्ट हुआ उसमें मैं 90 में से 9 नंबर आए सिर्फ, और जब 90 में 9 नंबर आए तो मेरे स्टार्टिंग में जैसे 10वीं तक के मैं इससे पहले हिंदी मीडियम में क्या आपकी आती थी परसेंटेज 9 10 में? सर मैं क्लास में जैसे कि टॉपरों में रहता था, तो ये एक मेरे लिए वैसा था कि जो बच्चा स्टार्टिंग में टॉपर था, यहाँ आके वो पीछे से टॉप करने लग गया। ये तो ड्रास्टिक चेंज हो गया, आपने मीडियम आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। समझ में तो तब आएगा जब पढ़ना आएगी, पढ़ने ही नहीं आती थी वो चीज़। तो जैसे कि वो पहला टेस्ट से कम नंबर आए, जो वार्डन वगैरह थे, और जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता था उस वहीं पे, और जो टीचर वगैरह कहते थे कि भाई डॉक्टर बनने का सपना लेके आया है, तो जिस तरह से तेरे नंबर आ रहे थे तो डॉक्टर क्या कंपाउंडर बन जाए, वही बड़ी बात है, वही नहीं बन सकता तो ये तो क्या ही है। तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब दिल पे सुनने पड़े। यस सर। और फिर आगे सर ऐसा रहा कि मेरे को जब मेरी कमज़ोरी पता चल गई कि मेरे को ये इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आ रही है, तो मैंने ट्राई किया कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ूंगा। तो रूम पार्टनर को बोला कि मेरे को रात को पढ़ने देना, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक रूम में हम 6 जने रहते थे। मतलब एक घर में 6 जने रहते सुना था, लेकिन एक रूम में 6 जने। तो हॉस्टल में थोड़ा ऐसा ही रहता था। मीडियम इंग्लिश आपने चेंज करके लिया और आपको पढ़ने नहीं दे रहे, कैसे आपने फेस किया होगा? सर फिर वो मेरे को एनी हाउ मैनेज करना था, तो मैं बाथरूम में जाके पढ़ाई कर लेता था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था ना कि अभी तक जो 10वीं तक की पढ़ाई की थी मैंने, उसमें मेरी जो गवर्नमेंट में फीस 50-100 रुपये उतनी लगती थी, और यहाँ पे 50,000 रुपये, और हॉस्टल का फीस 50,000 रुपये, तो 1 लाख के आसपास जाता था। तो मेरे को अंदर बहुत टेंशन होती थी कि मेरे माँ बाप तो वहाँ पे मतलब एक कंपेयर अपने आप हो जाता था कि पहले 50 रुपये फीस लगती थी, अब 1 लाख रुपया फीस लग रही है, तो ये माँ बाप के लिए वो बर्डन डाल रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जिसमें पापा के साथ मैं कभी कभी हॉस्पिटल जाता था, तो वापस आते टाइम जैसे 2 के 3 बज जाती थी ऐसे, तो वो कभी मैं बोलता मेरे को भूख लगे कुछ खिला दो, तो मेरे को खिला देते थे, पर खुद नहीं खाते थे, क्योंकि उनको पैसे बचाने थे कि हम 4 भाई बहन हैं, तो चारों को पढ़ाना है। मम्मी वहाँ जाके जैसे कि नरेगा वगैरह में जाती थी, तो कहीं कहीं वो खेती बाड़ी के करती थी, इसके अलावा कि और भी घर के पैसे जोड़े तो चारों बच्चों को भी पढ़ा पाए। 11 में मैं सेकंड डिवीज़न से पास हुआ था। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं कभी सेकंड डिवीज़न से पास नहीं हुआ था। ये मेरे लिए एक शॉकिंग भी था कि सेकंड डिवीज़न से कैसे पास हो गया। फिर 12th पास के लिए जैसे तैसे करके मैं, उसमें भी वही बात है, बहुत बार समझ में नहीं आता चीज़ों को। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि स्टेम पढ़ते हैं, स्टेम लीफ वगैरह, वो सब मेरे को पूरी 11 के लिए, पूरी 12 के लिए मेरे को स्टेम समझ में नहीं आया। स्टेम क्या है, इसमें जाइलम, फ्लोइम, वो सब चीज़ें याद कर लेता था। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि रट के पास हो गए यूँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था चीज़ों के लिए। तो जैसे तैसे करके 11 12 दोनों पास कर लिए। और जब 12 पास के लिए तो मेरे पास एक आगे ये था कि न तो हिंदी समझ में आ रही है, न इंग्लिश समझ में आ रही है। कहता हूँ धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ये कंडीशन मेरी हो गई थी। तो फिर जब मेरे को पता चला कि कोटा में भी कोचिंग होती है, तो मैं कोटा आ गया, एलन। कोटा में आके मैंने एलएड में एडमिशन लिया, और यहाँ पे मेरे जो डाउट था कि मेरे को बेसिक बिल्कुल नहीं आते, वो यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाता था, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिससे क्या हुआ कि मैं घर जाके भी बहुत अच्छे से पढ़ता था। और रात मेरे जैसे कोचिंग का टाइम था 2 से 8 बजे तक, तो 2 से 8 बजे मैं पढ़ता था। 8 से 10 बजे मेरे को जो डाउट वगैरह थे वो टीचर से वो पूछ लेता था। फिर खाना वगैरह करके 10:30 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी के लिए रेडी हो जाता था, और 10:30 से सुबह 6-7 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर 6-7 बजे से लगाकर जो 1-2 बजे तक, 1 बजे तक के आसपास में सोता था। पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की। कभी मतलब पूरे साल में होली, दिवाली, कुछ भी फंक्शन हो, तो घर में प्रोग्राम हो, जैसे मेरी दीदी का वो गोद भराई का प्रोग्राम था, मैं उसमें भी नहीं गया, क्योंकि 24 आवर मेरे को मेरा लक्ष्य दिखता था कि किसी भी कंडीशन में मेरे को मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए। साल के अंत में जो एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घर वाले भी थोड़े नाराज़ हुए कि बच्चे ने पूरी मेहनत भी की है, पूरे साल घर पे भी नहीं आया, और लास्ट टाइम उसको रिजल्ट भी नहीं मिला। मैंने घर वालों को समझाया कि ठीक है, रिजल्ट नहीं मिला, अपनी तरफ से आपने मेहनत की, मेरे को 1 साल और दो। तो मैंने, घर वाले कन्विंस हो गए, उन्होंने भेज दिया, चलो ठीक है वापस कोटा चला जा। तो मैं फिर वापस दूसरे साल आया,
पूरे अच्छे ढंग से मेहनत की, वही किसी प्रोग्राम में नहीं जाना, होली दिवाली सब यहीं पे सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट क्या करना, मतलब घर पे नहीं जाना और यहीं पे उसी टाइम जो होली की और दिवाली की छुट्टियां मिलती थी उसमें पढ़ाई करना। कुछ भी प्रोग्राम, और जैसे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना, कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। इतनी मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम हुआ साल के लास्ट में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। जब सिलेक्शन हो गया और तो ऑब्वियसली बात है, मैं घर जो मेरा यहाँ कोटा में सामान है वो सब लेके जाऊँगा इसे, तो मैं सब सामान लेके घर चला गया। काउंसलिंग चालू होगी, और जब काउंसलिंग में जो पता ही था कि अब तो ये अपनी ये कॉलेज मिलेगी, बहुत खुश थे, घर वाले भी बहुत खुश थे। जब काउंसलिंग में जब उसका एंड रिजल्ट आने वाला था कि आपको ये कॉलेज मिलने वाली है, उसके 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ये हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि आपका जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। यूँ जब ये सुना कि जिस एग्ज़ाम में आपने पास कर लिया, आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने वाली थी, वो अचानक कैंसिल हो गया, तो वो एक शॉकिंग सा था कि उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया। फिर घर वाले भी परेशान कि ये बच्चे की ये जो इतनी मेहनत की है, पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार हुआ, इसके बाद कैंसिल हो गया, तो उनको ज़्यादा दुख हो रहा था। ऑलरेडी ड्रॉपर था मैं, तो वही चीज़ वापस पढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल था वो चीज़। फिर भी 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम वापस हो गया, और मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैंने की, और मेरे को उसमें MBBS की सीट नहीं मिल रही थी, BDS की सीट मिल रही थी। अच्छा। पर मेरा तो फिक्स था, मेरे को MBBS ही करनी है, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, मेरे को MBBS की ही सीट चाहिए। तो फिर जब ये घर वालों को पता चला कि ये MBBS तो इस पॉइंट नहीं मिलेगी, उन्होंने बोला कि चल तेरे को MBBS ही करनी है, तेरा यही टारगेट है, तो अपन प्राइवेट से करवा देते हैं। मैंने बोला आपको प्राइवेट का पता है क्या, कितने पैसे लगते हैं, क्या है? तो उनमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ऐसे प्राइवेट में डायरेक्ट सीट नहीं मिलती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना खेत है उसको बेच देंगे, ये अपने किसी से उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है, मेरे को MBBS की सीट चाहिए, करूँगा मैं MBBS ही, पर वो अपने दम पे ही करूँगा मैं। तो वही कह के मैं उसी दिन उनको घर वालों को बोल दिया कि मेरे को एक बार वापस भेजो कोटा। घर वालों को टेंशन ये थी कि ये बच्चे की 2 साल बर्बाद हो गए, और इसके साथ वाले तो कुछ और कर रहे होंगे, इसकी BSc कंप्लीट होने आ गई होगी, कोई नौकरी कर रहा होगा, और ये बच्चे के कुछ और कर ही नहीं रहा है। ओनली 2 साल PMT में लगे, नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने उनको कन्विंस किया, आप मेरे पे विश्वास करो, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया। जब कोटा आया, वही रूटीन वापस की, पूरे टाइम पढ़ाई करनी है। और एक किस्सा सुनाता हूँ दिवाली का। दिवाली में क्या हुआ था कि जो अपने एक्चुअली क्या होता है कि 2-4 दिन से ऐसे पटाखे छूटते हैं, तो अपन को एक्चुअली मेरे को डेट पता नहीं थी कि दिवाली के 30 दिन है। मेरे को लगा रोज़ पटाखे छूट रहे, आज भी छूट रहे होंगे। मैं अपने पढ़ाई करके ऐसे लास्ट शाम को ऐसे खाना खाना गया कि खाना खाना मेरे को मतलब मैस में मिल जाएगा, पर उस दिन मैस वगैरह सब बंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैस वगैरह सब बंद है, अब क्या करूँ। तो 5 साल उसमें दुकान पे गया, चलो दूध वगैरह बिस्किट वगैरह खा लेंगे। वो मेरे को उसको दूध भी नहीं मिला, उसने बोला कि ख़त्म हो गया आज तो फिर मैंने बिस्किट हो तो बिस्किट लेके आ गया मैं। तो बिस्किट को पानी में डुबो के खा रहा था, जब पापा का कॉल आया कि मम्मी वगैरह उनका वो पूछ रहे थे आज तो दिवाली, कुछ खाया वगैरह बढ़िया सा खाया कि नहीं खाया। हाँ मैंने बोल दिया, मैंने आज तो खीर पूड़ी खाई, ऐसे मिठाई वगैरह मस्त खाना था ऐसे करके, क्योंकि मैं वो बता नहीं सकता था उनको कि यहाँ क्या कंडीशन चले, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे से घर से दूर है, अपने लिए मेरे लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इनको ये शो नहीं कर सकता था, ये नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम थी। यहाँ जो भी स्ट्रगल है वो मेरी प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को फेस करना था, मैं वो वही कर रहा था। इसके बाद सर जब साल के अंत में वापस एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुशी की बात होती है कि सर सिलेक्शन होता है। मैं भी वापस घर चला गया, सेम वही चीज़ जो पिछली बार हुआ था वैसे ही। घर वाले भी खुश कि बेटों के लास्ट में उसको अपना रिजल्ट मिल ही गया यूँ। फिर 1 महीने बाद वापस एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक तोड़ देने वाली चीज़ें थी जो टीवी में जब हम देख रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। और तो जैसे टीवी में जब चीज़ें आई कि आपका ये AIPMT एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो उस टाइम घर पे खाना ही चल रहा था। मम्मी खाना बना रही थी, पापा खाना खा रहे थे, मैं वहीं पे बैठा था। तो मम्मी के भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि भाई, पर वो रो नहीं पा रही थी। वो ऐसे कि भाई खाना बनाते टाइम ऐसे करके ऐसे पल्लू से ऐसे साफ कर लिए आंसू, और पापा को ऐसे कि आंसू भी आ रहे हो, तो वो ऐसे कि थोड़ा घूंगे कि मेरे को ना दिखे, क्योंकि उनके सामने मैं बैठा था। वो नहीं चाहते थे कि मैं टूट जाऊँ यूँ। पर वो सब चीज़ें मेरे को पता थी कि ऐसा ये सब मतलब एक तरह से मौन छा गया था घर के अंदर। एक ऐसा आप लोग आपस में तो ध्यान रखते हैं, पीठ आपकी ओर कर ली ताकि उनका कष्ट आपको नहीं दिखे। हाँ सर, वो चाहते थे कि
वो अपना दुख व्यक्त करना चाहते थे, पर उनके सामने मैं था तो वो नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनको बोला कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। यही कह के मैं उसी दिन घर से निकल गया वापस। 1 महीने बाद जब एग्जाम था वापस, तो कहीं ना कहीं एक डर था कि पिछली वाली हिस्ट्री वापस रिपीट ना हो जाए। सेम चीज़ पिछली बार भी हुई थी। फिर भी जैसे एलन में यहाँ पे वापस ओरिएंटेशन हुआ ना सर, आपकी एक वो बात मेरे को बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई जब आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और बाद में जाके राष्ट्रपति बने थे। इन्हें फेल हो गए थे, बाद में 2 महीना तो एग्जाम आईटी का तो उसको पास कर लिया था। हाँ सर, तो वो चीज़ मेरे को एक मोटिवेशन लगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है लाइफ में अच्छे के लिए भी हो सकती है। तो फिर जब 1 महीने में अच्छे से मेहनत की और 1 महीने बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो EIPMT 2015 में ऑल इंडिया रैंक 559 और राजस्थान रैंक 52। इसके बाद एम्स वगैरह, जिपमर वगैरह सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। लाइन लगा दी आपने सिलेक्शन की। ये मतलब सबसे बात पलट के जवाब था, बाउंस बैक जवाब। मतलब वही है सर कि अगर बहुत बार प्रॉब्लम ऐसा लगा कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको रोकने नहीं स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। वो इस जर्नी के दौरान सीखने को मिला ये चीज़। बस सही बात है। आपको जो कलाम साहब की थी खुद की पढ़ाई का ट्रैक, उसने आपको किक दिया बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि भाई ऊपर वाला हमारे लिए और अच्छा सोचता है। हाँ सर। तो आपको लगा यार कि उस समय वो एनडीए में तो फेल हो गए, लेकिन आईटी में पास होके फिर लगा था टॉप करके, फिर तो क्या क्या बने। हाँ सर, तो हो सकता है मेरे लिए और अच्छा हो, और आपने जो सोचा वही हुआ। वही सर, कभी मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। अगर मान लो 2014 वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मेरे को कोई और कॉलेज मिलती। इसके बाद मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज मिली, जैसे SMS मेडिकल कॉलेज में गया, इसके बाद मैं एम्स में भी गया, वहाँ पे जैसे डॉक्टर काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं होती है, या अपनों को लगता है वो सही नहीं हो रही है, पर ऊपर वालों को पता है कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ देनी है। तो मैं जो स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत बार आपकी चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला आपके लिए गलत सोच रहा है, उसके पास आपके लिए बेहतर प्लानिंग है। तो उस पर विश्वास करिए और अपनी मेहनत करते रहिए। मतलब ये बात कितनी सही है कि परिस्थितियाँ कितनी आपके विपरीत चली। तो बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि सफल होना ये आवश्यक नहीं कि आपके लिए परिस्थिति आपके अनुकूल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। यस सर, बस आपका अंदर का हौसला नहीं टूटना चाहिए, साहस आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ सर, मतलब जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिल जाता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तब तक कुछ भी हो जाए सिचुएशन, कैसे भी सिचुएशन, आप लड़ते रहो। जब तक अपन नहीं लड़ते रहेंगे, मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी अपनी है तो लड़ाई भी अपन को ही लड़नी पड़ेगी। तो गिव अप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता फिर। तो आपने दिखाया 3 साल के ट्रैक में, आपने दिखा दिया कि अगर हौसला है तो जादू है, और जादू हर लक्ष्य में काबू है। और वो बात भी आपने प्रमाणित कर दी कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं। हारा वही जो मन की ताकत से लड़ा नहीं। और आपने अपने मन की ताकत लगा रखी थी कि पापा से बोला डॉक्टर बनना है तो बन के दिखाए। और जब आप परेशान हो रहे थे उन्होंने संभालने की कोशिश करी, बेटा ठीक है हम तेरे प्राइवेट से करा देते हैं, लेकिन आपने कहा इतना पैसा खर्च नहीं कराना। और जब वो टूट रहे थे कि बेटा ये क्या हो गया, इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ था, टीवी में कैसे न्यूज आ गई कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो आपने कहा क्यों चिंता करते हो, हार जीत तो चलती रहती। क्योंकि आपको मालूम है अब तो लड़ने की आदत, वो किक आपको याद आया कलाम साहब का कि और बेटर मेरा इंतजार कर रहा दरवाजा, और आप लगे और मालूम पड़ा फिर ऑप्शन से ऑप्शन आ गया आपके पास, जो बेस्ट चॉइस है वो आपसे अपना करियर चालू किया। हाँ सर, मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य तो मिलता ही है अपन को। तो बच्चों ऐसे लोग सफल होते हैं जो बस अंदर से कमिटमेंट कर रखा है कि जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए पिक्चर अभी बाकी है, और वो हौसले से फैसला अपने हक में करके आते हैं। और ये आपने एक ऐसी हिस्ट्री लिख दी है जो मैंने अपनी 34 साल के आज तक की एकेडमिक लेगेसी में कभी नहीं देखी। हैट्स योर डिवोशन, डेडिकेशन एंड स्पेशली डिटर्मिनेशन। थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, यानी नीट में इतना सिलेबस है, क्योंकि मेरा 11-12 बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है। इस टाइम मेरे पापा बीमार थे, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। और पिछले टेस्ट में मेरे ना 200 नंबर आए थे, और इस बार मैंने 300 आए। यानी कि मैं पूरी तैयारी अपनी से कर रहा हूँ, लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरीके से हर चीज़ रिवाइज करूँ। देखो आपके 200 आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितनी परसिस्टेंटली उस चीज़ों को मतलब कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आप किसी और से कंपेयर मत करो कि उसके इतने आ रहे हैं या फिर अपने कम आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपके मान लो 200 नंबर आए, आपको अगले टेस्ट में उससे थोड़े ज़्यादा लाने हैं।
जैसे अगले टेस्ट में आपके 300 नंबर आ गए, 300 आए। अब आप अगले टेस्ट में ये टारगेट करो कि 350 के आसपास आना चाहिए। अगर 350 आप आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करो कम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की। सर जब आपने एलन ज्वाइन किया था तो कभी अगर आपका बैकलॉग होता था तो आप उसको कैसे कवर करते? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने जब एलन ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में 20 दिन तो मेरे कवर नहीं हो रहा था, जो रोज़ का रोज़ पढ़ा रहे थे। तो 1 महीने के बाद दूसरा बैच चालू हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं दूसरा बैच ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मेरा ये 20 दिन का वो मतलब जो छूट रहा है, मतलब रोज़ का रोज़ कवर नहीं हो रहा है। फिर मैंने सर से जाके बात करी कि सर मेरे को दूसरा बैच ज्वाइन करना है। क्यों करना है? तो वो ये 20 दिन जो पढ़ा रहे मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ फिर भी कवर नहीं हो रहा है मेरा। तो सर ने बोला है कि वो तो अगले बैच में जाएगा, फिर भी वही सिचुएशन वापस होगी। तो उस टाइम क्या होता है कि स्टार्टिंग में नहीं होता कवर, क्योंकि अपन पहले जो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो बहुत कम पढ़ते हैं या बहुत कम अपना कोर्स वगैरह कम होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्स होता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, पर आप रोज़ के रोज़ ट्राई करोगे ना तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे नहीं हो रहा, आपके जो टाइम है वो कम पड़ रहा है घर पे जो पढ़ रहे, पूरा पढ़ने के बाद भी अपना सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। तो जो बीच में 2 क्लास के बीच में गैप है उसको आप यूज़ करो, आते जाते टाइम यूज़ करो, तो ये चीज़ आपको कहीं कहीं हेल्प करेगी। और जैसे जो 1-2 महीने होंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। कभी कभी पेरेंट्स को कॉल करते हैं तो वैसे लगता है उनको कि 720 में, जैसे उन लोग को होना चाहिए कि जैसे मेरा 91% 10th में आया था, इन 720 में इसका मतलब 650 आए 670 आए, ऐसे होता तो फिर क्या करें? मतलब किस टाइप से मोटिवेशन ऐसे लाएं हम? पेरेंट्स से भी नहीं मिल रहा है ना खुद से मिल पा रहा है उस टाइम। ओके, इसमें ऐसा है कि देखो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हाई है, इसके कारण ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और पेरेंट्स की बात है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि यहाँ मेहनत कितनी लगती है इस प्रोसेस के नाम। बाकी चीज़ों में उनको नो डाउट पता होगा, पर नीट के दौरान अपन को कितनी मेहनत लगती है, नंबर कैसे आते हैं, वो आपको बाकी से कंपेयर करते होंगे या फिर आपके पास्ट से कंपेयर करते होंगे। उसके कारण उनको लग रहा है कि परसेंटेज या परसेंटाइल जो भी आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। तो इस केस में आप क्या है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओ तो सही बात, अच्छी बात है। नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो अपना उनको सही लग जाएगा। अब ये टेंशन मत लो कि घर वाले परेशान हो रहे क्या हो रहे, आप अपना काम करते रहो। 1 साल हो गया 2 साल हो गए, फिर वो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, कोई कुछ और प्रोग्राम कर रहा है, कोई जैसे बीएससी वगैरह कर लूँ या कुछ और एग्ज़ाम दूँ। अगर आपका टारगेट यही है ना, नीट ही है, आपको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आपके पास बी प्लान नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, नहीं, करना है तो यही करना है। अगर सही में आपके लिए वो चीज़ें मायने, सही में डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर इस चीज़ से साथ आप लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ज़रूर मिलेगी आपको अपनी सफलता। और जब 1-2 साल आगे अपने ज़िंदगी के ऐसे इसमें लग जाते हैं ना, अपन को लगता है वेस्ट है, पर ये इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये अपनी लाइफ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ये आपकी लाइफ है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, नहीं, अपन को अपनी लाइफ को ही देखना है। आप जो बात कह रहे हो ना, उसमें लग रहा है कि आपने बस साथ रखा था कि मुझे हर हालत में एमबीबीएस चाहिए, मेडिकल कॉलेज की सीट एमबीबीएस चाहिए, बीडीएस नहीं चाहिए। हाँ सर। और आपने डिटर्मिनेशन को ऐसा रखा कि बस करना है तो करना है। हाँ सर, इस टाइम मैंने ओनली AIPMT का या जो PMT का उसका ही फॉर्म भरा था, इसके अलावा मैंने कोई भी स्ट्रीम नहीं भरी, जो एग्रीकल्चर हो या दूसरे कोई भी BSc वगैरह कुछ भी नहीं करा। मैं नहीं करा वो चीज़ें सही है गलत है, पर मेरा टारगेट ये था, मेरे को यही करना था। मैंने बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। कितने साल बर्बाद हो रहे मेरे को मतलब नहीं है। जब 3rd ईयर जो 3 साल हो गए थे और 3 साल के लास्ट में जो एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम देने से जो पहले वाली रात थी उस दिन मेरे को लग रहा था कि इस बार हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मन में डाउट तो रहता है, आप कितनी भी तैयारी कर लो मन में एक डाउट तो रहता है। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। 3 साल के बाद भी यही था, नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। मतलब आपने उसको एक अपने यूज टू मान लिया है। हाँ। पहले भी तो ऐसा हुआ, फिर करके देखा, नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। अपने हाथ में तो है ना। हाँ सर, हाथ के लिए सरेंडर नहीं किया अभी है, मैदान छोड़ा नहीं है सर यही था कि छोड़ने नहीं वाले। करना तो यही करना है, पकड़ के रखा अब आपने कितना भी सपने टाइम लगे कुछ भी हो जाए, बस करना है तो यही करना है। तो दिमाग में दूसरा ऑप्शन नहीं आता। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि अगर मान लो 3 साल के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? तो मैंने उनको यही बताता हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था और दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं था।
मेरे को तो यही था कि कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगा। और 3 का अगर कोई पूछता है, अगर कोई भी आंसर और भी अगर मान लो 3 साल के बाद भी नहीं होता तो मैं चौथे साल भी यही ट्राई करता वापस। ये मैं यहाँ पे जो देख रहे हैं और बेस बच्चे सुन रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि सपने को जीवंत हमेशा रखना चाहिए, जैसा आपने इसको प्रूव करके दिखाया। और आपने मन में सोचा था कि बस करना है तो करना है, हर हालत में मंजिल पे जाके दम लेना है। ठीक है, लड़ना है, भिड़ना है, झगड़ना है, हाँ सर। गिर गए तो संभलना है, फिर उठ के आगे बढ़ना है, लेकिन फिर आगे धड़कना है, गरजना है, बरसना है और फिर मंजिल पे जाके दम लेना है। ये आपने प्रूव करके दिखाया। दिस इज योर वेरी नाइस हैट्स फॉर योर दिस स्टोरी। थैंक यू सर। अच्छा, आप में से भी किसी को भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि हमारी भी कोई स्टोरी इस तरह की है जहां पर हमारी सफलता और संघर्ष की कहानी ऐसी है कि अगर कोई भी लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो आने वाली जनरेशन उससे मोटिवेट हो सकती है, प्रेरित हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि आज शुरुआत करी है, लेकिन ऐसे जो भी बच्चे हैं अपनी स्टोरी के साथ एक मेल आईडी आपके पास अभी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी, स्क्रीन पे भी आ जाएगी। वो इस तरह से bmsirtalkshow@ln.ac.in। लेकिन आप में से जो इस स्टोरी को रूबरू सामने होके फेस टू फेस सुनना चाहते हैं, ऐसे शो में आना चाहते हैं, तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाके उसको आप क्लिक करें, उसको फॉर्म को फिल करें और जो भी उसमें सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको हम अपने शो में बुलाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। अगर अड़े रहोगे, डटे रहोगे तो जीतोगे जरूर।